अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। मियाँ वारिस का लहजा हिजानी था। क्या मतलब? मैंने पूछा। एक लंबा तड़ंगा हेड कांस्टेबल आगे आया, उसके हाथ में हथकड़ी खड़खड़ा रही थी। यार मोहम्मद, हथकड़ी लगाओ इसे। एसएचओ मियाँ वारिस ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या बात है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? मैंने तैश में पूछा। मैं तुम्हें अपनी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूँ। मियाँ वारिस का चेहरा बेरहम था। मेरी सांसें जैसे सीने में अटक गईं, पूरे जिस्म पर चूंटियाँ सी रेंग गईं। मैंने सख्ता ज़दा लहजे में कहा, ये क्या कह रहे हो वारिस? क्या हुआ है शहवार को? वही जो उसके साथ तुमने किया है और भाग रहे हो अब। उसकी लाश पिछले कमरे में चारपाइयों के पीछे से मिल गई है। क्या बक रहे हो? किसकी लाश? मैं उसे जिंदा सलामत छोड़कर आया हूँ। मैं सीने की पूरी कुव्वत से धाड़ा। जिसके पिंडे पर चाकू के 6 फट लगे हों वो जिंदा कैसे रह सकता है? वारिस का चेहरा जहरनाक था। फिर वो अपने अमले से मुखातिब होकर फुंकारा, ओए देखते क्या हो, हथकड़ी लगाओ सुरमे को। हेड कांस्टेबल मेरी तरफ बढ़ा। मैं 2 कदम पीछे हट गया। खबरदार, जो कोई मेरे पास आया तो मैं क्यों लगवाऊं हथकड़ी? मैंने क्या जुर्म किया है? एक तरफ तुम मुझे मेरी बीवी की मौत की खबर सुना रहे हो और दूसरी तरफ हथकड़ी भी मुझे ही लगा रहे हो। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा। तुम कोई चाल चल रहे हो। मैं उसे 2 घंटे पहले जिंदा छोड़कर आया हूँ। मेरी आवाज़ शिद्दत जज्बात से लर्ज रही थी। इर्द गिर्द की हर शय घूमती हुई महसूस हो रही थी। तुम्हारी बीवी मर चुकी है शाखावर। उसकी लाश तुम्हारे घर में पड़ी है। अब इसका फैसला अदालत करेगी कि कातिल तुम हो या कोई और। सब इंस्पेक्टर रमज़ान ने कहा। क्या तुमने खुद उसकी लाश देखी है? मैंने सख्त हिजानी लहजे में पूछा। देखी ही नहीं है, उसे अपने हाथों से निकाला भी है। हम तुम्हें गिरफ्तार करने पर मजबूर हैं, सब इंस्पेक्टर रमज़ान ने कहा। अचानक मैंने महसूस किया कि एसएचओ वारिस बार बार अकब में देख रहा है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसके पीछे मज़ीद कुमक आ रही है। गालिबन वो वक्त ज़ाया किए बगैर थोड़ी नफरी के साथ पहले ही निकल आया था। मैंने उसकी नज़र का ताक़ुब किया और अपना अंदेशा दुरुस्त महसूस हुआ। कदरे नशेब में तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ों की उड़ती हुई गर्द दिखाई दे रही थी। यकीनन मज़ीद मुसल्लह अफराद यहाँ पहुँच रहे थे। मेरे दिल ने पुकार कर कहा, शाखावर, तुम किसी निहायत संगीन चक्कर में फंस चुके हो। शहवार वाकई मर चुकी है और उसके कत्ल का इल्ज़ाम तुम पर आ चुका है। तुम अगर इस वक्त पकड़े गए तो फिर शायद तवील मुद्दत तक अपने सर पर खुला आसमान ना देख सको, और ये भी मुमकिन है कि आज़ादी का सूरज हमेशा के लिए तुम्हारी नज़रों से ओझल हो जाए। ये बड़े कीमती लम्हे हैं खावर, इनमें कुछ कर सकते हो तो कर लो। दिल ने फिर कहा, फिल वक्त तुम्हारे सामने सिर्फ एक पिस्तौल है और एक राइफ़ल। अभी चंद मिनट में हो सकता है कि कई राइफलें तुम्हारी और तैमूर की तरफ उठी हों। भाग सकते हो तो भाग जाओ खावर, मेरे अंदर पुकारती हुई आवाज़ ने कहा। वो बड़े फैसला कुन लम्हे थे। मेरी निगाह एक साथ के लिए तैमूर की निगाह से टकराई। वो मेरा लंगोटिया यार था, मेरी हर रम्ज़ जानता था। उस एक साथ में ही वो समझ गया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। शायद असल टेलीपैथी यही होती है, जब एक दूसरे के मिजाज आशना बगैर किसी वसीले के, किसी मुबहम किनाए के ज़रिए एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। तैमूर के हाथ में अभी तक हरी छाल का मजबूत गन्ना मौजूद था। उसने एक बड़क सी मारी और गन्ना पूरी ताकत से घुमाकर एसएचओ वारिस शाह के हाथ पर रसीद किया। मैंने स्याह रंग का पिस्तौल मियाँ वारिस के हाथ से निकलते और फिर ज़मीन पर गिरते हुए देखा। इसी साथ में मैं उस तनोमंद हेड कांस्टेबल पर हमला आवर हुआ जिसने 7mm राइफ़ल मेरी तरफ उठा रखी थी। मैंने उसकी राइफ़ल की नाल ऊपर कर दी और उसे पूरी कुव्वत से धकेलता चला गया। हेड कांस्टेबल की राइफ़ल से फायर होने वाली गोली एक धमाके के साथ हवा में परवाज़ कर गई। वो उल्टे कदमों पीछे हटता चला गया। उसकी समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसके अकब में कीकर का दरख्त था और एक कुआं था। वो टकराता हुआ कुएं के अंदर गिर गया। उसके पानी में गिरने की आवाज़ काफ़ी ज़ोरदार थी। उसकी राइफ़ल भी उसके साथ ही गई थी। तैमूर एसएचओ का ज़मीन पर गिरा हुआ पिस्तौल उठा चुका था। आजा खावर, उसने जीप की तरफ बढ़ते हुए पुकारा। हमारे इर्द गिर्द जो 5 अहलकार थे उनके हाथों में बस लाठियां ही थीं। एक अहलकार ने हिम्मत करके मुझ पर लाठी से वार किया। मैंने झुकाई देकर यह वार बचाया और टांग रसीद करके उसे कई फीट दूर फेंक दिया। आजा खावर, तैमूर की आवाज़ फिर सुनाई दी। मैं जस्त लगाकर जीप पर सवार हुआ और ड्राइविंग सीट संभाल ली। इंजन अभी तक स्टार्ट था। मियाँ वारिस इज़्तरारी तौर पर 2 कदम जीप की तरफ बढ़ा। खबरदार ओए, गोली मार दूंगा, तैमूर खतरनाक लहजे में गरजा।
میاں وارث کی تون تھرتھرا کر رہ گئی، وہ اپنی جگہ رک گیا۔ کنویں کے اندر سے ہیڈ کانسٹیبل کی چلاتی ہوئی آواز آ رہی تھی۔ میں نے گیئر لگا کر ایکسیلیٹر دبایا اور جیپ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کچے راستے پر بڑھی۔ یہ میرے جانے پہچانے راستے تھے اور خون میں جیسے آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ میں جیپ کو اڑاتا چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی جیپ پر پیچھے آئیں گے، میں نے کہا۔ جیپ چلے گی تو پیچھے آئیں گے نا، تیمور نے کہا اور پولیس جیپ کی چابی میرے سامنے لہرائی۔ یہ کام اس نے زبردست کیا تھا۔ اپنی جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے پولیس جیپ کی ایگنیشن میں سے چابی نکال لی تھی۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا، چڑھتے سورج کی روشنی میں گرد کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر کوئی پیچھے آ بھی رہا تھا تو اس گرد کی دوسری طرف تھا اور ہم سے کافی دور تھا۔ یار تومی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے روندھے ہوئے گلے کے ساتھ کہا۔ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تیمور کی آواز بھی دکھ کے بوجھ سے چٹخ رہی تھی۔ اگر وہ واقعی مر گئی ہے تو کس نے مارا ہے اسے؟ اس سوال کا جواب تیمور کے پاس نہیں تھا، نہ ہی میرے پاس تھا۔ آگے ایک دوراہا نظر آ رہا تھا، ایک چوڑا راستہ تھا، دوسرا تنگ۔ میں نے چند لمحے کے لیے سوچا، پھر جیپ کا رخ تنگ راستے کی طرف موڑ دیا۔ نئے طاقتور انجن نے ایک بار پھر جیپ کو ہوا میں اڑانا شروع کر دیا۔ میری ڈائری میں درج ہے، یہ دسمبر کی 18 تاریخ تھی، میری زندگی کا ایک اور تلخ ترین دن۔ میں اور تیمور راجوال سے قریباً 24 کلومیٹر دور ایک کاچھو والی گاؤں میں تھے۔ اس گاؤں میں پکی اینٹوں کا بنا ہوا ایک کشادہ گھر ہمارا ٹھکانہ تھا۔ فی الحال یہی ایک عارضی ٹھکانہ تھا جو میری سمجھ میں آیا تھا۔ اس گاؤں میں بجلی اور کچی پکی سڑک بھی تھی۔ سننے والوں کو شاید رفاقت حسین صاحب کا نام یاد ہو۔ یہ والد مرحوم کے وہی دوست تھے جو کچھ عرصہ پہلے بڑی خاموشی سے راجوال آئے تھے اور مجھ سے ملے تھے۔ وہ دراصل تصویروں والے اس معاملے کے سلسلے میں آئے تھے جو میرے اور موکھل پاشا کے درمیان شروع ہوا تھا۔ پاشا کے پاس شاداں کی اور میرے پاس پاشا کی سوتیلی بہن کی تصویریں تھیں، اور رفاقت حسین صاحب اس جھگڑے میں ضامن بننا چاہتے تھے، لیکن پھر میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے ضامن بننے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ اس ملاقات سے ہمیں ایک دوسرے سے کافی قربت محسوس ہوئی تھی۔ رفاقت حسین صاحب نے ایک سرپرست کی طرح مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کبھی مجھے ان کی ضرورت محسوس ہو تو انہیں ضرور یاد کروں۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ کئی بار میرے دل میں آیا تھا کہ چاچا رفاقت سے ملوں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا تھا۔ آج میں چاچا رفاقت کے گھر موجود تھا، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ میں کسی اچھے وقت میں نہیں آیا تھا۔ میرے پیچھے پولیس لگی تھی اور مجھ پر اپنی بیوی کے قتل کا الزام آ چکا تھا۔ میں نے چاچا رفاقت سے کچھ بھی چھپایا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں صرف ایک رات کے لیے ان کے پاس پناہ گزین ہوا ہوں۔ کل اندھیرا ہوتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میرا ارادہ لاہور کی طرف جانے کا تھا۔ اگلے روز 10 بجے کے قریب چاچا رفاقت کمرے میں داخل ہوئے جہاں میں اور تیمور لیٹے ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ میں اپنی جیپ چاچا کے گاؤں میں نہیں لے کر آیا تھا۔ یہ جیپ ہم نے گاؤں سے کافی فاصلے پر ایک رک کے گھنے درختوں میں چھوڑ دی تھی۔ چاچا رفاقت کا سنجیدہ چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ نظر آیا۔ ان کے سر کے سفید بال الجھے الجھے سے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ان کے پاس راجوال کی کچھ اہم خبریں ہیں۔ معاملہ بہت بگڑا ہوا ہے، انہوں نے افسردہ انداز میں کہا۔ کوئی نئی خبر؟ میں نے پوچھا۔ شہوار کے میکے والے شہوار کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے تھے، مگر میاں وارث اور پولیس افسروں نے زور دیا۔ اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی گئی ہے۔ خیال ہے کہ آج رات سے پہلے اسے دفنایا نہیں جا سکے گا۔ شہوار کے پوسٹ مارٹم اور اس کے دفنانے کا ذکر سینے میں دہکے ہوئے تیروں کی طرح لگا۔ یہ سارے الفاظ کانوں کو بالکل اجنبی اور ناقابل قبول محسوس ہوتے تھے۔ اس کے قتل کے بارے میں عام لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ چاچا رفاقت نے غمزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ حالات تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے خاور۔ شروع میں راجوال والوں کو بالکل یقین نہیں آیا کہ تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن اب ان کی سوچیں کچھ بدلی ہوئی لگ رہی ہیں۔ کچھ لوگ تمہاری حمایت میں بہت زیادہ بول رہے تھے، وہ بھی اب چپ ہو گئے ہیں۔ اس کے ایک دو سبب ہیں۔ مثلاً کیا؟ موقع پر لوگوں نے پولیس کو جو شہادتیں قلم بند کروائی ہیں وہ ساری تمہارے خلاف جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پرسوں رات شہوار سے تمہارا شدید جھگڑا ہوا تھا اور تم نے اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ تمہارے گھر کے 2 پہرے داروں کے علاوہ ملازمہ رشیدہ اور دوسری عورتوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ بالکل ایسا ہوا تھا، اور گھریلو جھگڑوں میں ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ ماں اپنے بچوں تک کو کہہ دیتی ہے کہ میں تمہارے ٹوٹے کر دوں گی، لیکن اس کا مطلب ٹوٹے کرنا تو نہیں ہوتا۔ لیکن جو گواہیاں لکھی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی طیش والی لڑائی تھی۔
शहवार ने बेगम बिल्किस और भाभी जी को गालियां दी थीं और तुमने उसका मुंह दबाकर उसका सांस रोक दिया था। ये सब कुछ हुआ है चाचा जी, बल्कि इससे थोड़ी देर बाद फिर हमारी लड़ाई हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया है ना, उसके बाद सुलह हो गई थी। मैं अपने हाथों से शहवार की चोटों पर टकोर करता रहा हूँ और उससे बातें करता रहा हूँ। उसका गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया था चाचा जी। मसला तो यही है ना, उस लड़ाई के गवाह तो मौजूद हैं पर सुलह का गवाह कोई नहीं। जो रही सही कसर थी वो इस तरह पूरी हो गई कि तुम पुलिस की हिरासत निकल गए। लगता है कि SHO ने भी तुम्हें फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़नी। तुम बता रहे हो कि तुम तारीख पर जाने के लिए पक्की सड़क की तरफ जा रहे थे और मुझे भी पता है कि ऐसा ही है, लेकिन SHO का कहना है कि तुम वारदात के बाद बदहवासी में भाग रहे थे। तुम्हें पकड़ा गया, तुमने पुलिस मुकाबला किया, सरकारी असलहा छीना और हवाई फायरिंग करते हुए निकल गए। अहलकार को कुएं में फेंकने के जुर्म में तुम पर दफ़ा 333 और इक़दाम कत्ल की दफ़ा 326 भी लगाई गई है। शहवार के मैके वालों का क्या रवैया है? मैंने पूछा। अभी तो वो गुमसुम है, लेकिन पक्की बात है कि उनका रवैया बहुत सख्त होना है। सुना है कि बेटी की मौत की खबर सुनकर उसके वालिद सकते में चले गए थे। मेरी निगाहों के सामने आसिफ जा साहब का चेहरा घूम गया। ये वो शख्स था जो लाडली बेटी की छोटी सी तकलीफ़ पर सरापा कहर बन जाता था, और ये छोटी तकलीफ़ नहीं थी। छोटी तकलीफ़ तो तब होती जब उसकी कोहनियाँ छिली होती, या उसके हाथ पर किसी ने छड़ियाँ मारी होती, या किसी ने कोई तल्ख बात कहकर उसकी आंखों को आंसू दिए होते। उसकी तो ज़िंदगी ही छीन ली गई थी। बड़ी वहशत से उसके जिस्म पर तेज़ धार आले के वार किए गए और उसके अपने ही लहू में डबो दिया गया। उसके बाद आसिफ जा का रवैया कैसा होना था, ये कोई समझ में ना आने वाली बात नहीं थी। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। आज से चंद माह पहले शहवार से मेरी शादी हुई थी, और उस शादी के पीछे एक मकसद ये भी था कि लंबड़ बरादरी से जागीर के ताल्लुकात मजबूत हो जाएं, और कुछ वक्त के लिए यह महसूस भी हुआ था कि शायद मकसद पूरा हो रहा है। लेकिन आज जो हतमी नतीजा निकल रहा था वो बहुत मुख्तलिफ था। न सिर्फ मुख्तलिफ बल्कि निहायत संगीन भी। कालावाला की बेटी राजवाल में कुछ अरसा घरेलू झगड़ों में गुजारने के बाद बहिमाना तरीके से कत्ल हो गई थी। हाँ, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। चाचा रफाकत की आवाज़ ने मुझे ख्यालात से चौंकाया। वो लरजते हाथों से हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बोले, तुम बताते हो कि कल सवेरे जब तुम घर से निकले तो शहवार लिहाफ में सो रही थी, लेकिन घर वालों को उसकी लाश पिछले कमरे में खड़ी चारपाइयों के पीछे से मिली है। इसका मतलब है कि लिहाफ के नीचे वो नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल मैं कमरे के अंदर नहीं गया। मैं चाहता था कि उसकी नींद ख़राब ना हो। वैसे भी कमरे में रोशनी ना होने के बराबर थी। हो सकता है कि वहाँ ज़मीन पर खून के धब्बे भी हों, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया। जहाँ तक लिहाफ की बात है, हो सकता है कि वो वैसे ही पलंग पर रख दिया गया हो, या उसके नीचे कोई तकिए वगैरह रखे हों। दूर से मुझे यही लगा कि वो पलंग पर है। तुम कमरे से अंदाज़न कितने बजे निकले थे? चाचा रफाकत ने पूछा। मेरा ख्याल है कि 2 बजे का वक्त होगा। कहा जा रहा है कि शहवार के कमरे से गायब होने का पता सुबह 6 बजे के करीब लगा। इसका मतलब है कि कत्ल करने वाला या करने वाले 2 और 5 बजे के दरमियान किसी वक्त कमरे में घुसे हैं और अपना काम करके चले गए हैं। ये भी मुमकिन है कि उन्होंने शाम के बाद तुम्हारा और शहवार का झगड़ा भी देखा हो। उस झगड़े की आड़ में उन्होंने शहवार की जान ली और तुम्हें पूरी तरह फंसा दिया। चाचा रफाकत ने ख्याल जाहिर किया। मैंने तायदी अंदाज में सर हिलाया। तैमूर बोला, मेरा ध्यान तो बार बार मोखलों की तरफ ही जा रहा है। इसका मतलब है कि उनका कोई बंदा किसी भेस में तुम्हारे घर के अंदर या बड़ी हवेली में मौजूद है। चाचा रफाकत ने कहा, मगर ज़रूरी तो नहीं ये काम मोखलों का ही हो। राजवाल और जागीर में भी तो मेरे कई वैरी मौजूद हैं। मेरे लहजे में गहरा अंदोह था। बहरहाल कुछ भी हो, वार करने वाला अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब रहा है। आपका क्या ख्याल है चाचा, मुझे गिरफ्तारी देनी चाहिए? चाचे रफाकत के मुदब्बर चेहरे पर सोच की परछाइयाँ लहराईं। उन्होंने कहा, कल तक मेरा ख्याल भी यही था कि तुमने जागीर छोड़कर जल्दबाजी की है, लेकिन अब जो कुछ सामने आ रहा है उससे पता चलता है कि तुम्हें बड़े पक्के तरीके से फंसाने की भरपूर कोशिश की गई है। अगर तुम मौजूदा हालात में पेश हो गए तो बस 2-3 हफ्तों में तुम्हारे खिलाफ बड़ा सख्त किस्म का चालान बन जाएगा। अब इस बात का मशवरा तो कोई अच्छा वकील ही दे सकता है कि तुम्हें इस मौके पर पेश होना चाहिए या चंद दिन तक हालात का रुख देख लेना चाहिए। क्या किसी वकील से मेरी मुलाकात करा सकते हैं आप? मैंने पूछा। मैं कोशिश करके देखता हूँ, चाचा रफाकत ने कहा, लेकिन आपकी कोशिश ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए।
بس آج رات تک، کیونکہ کل صبح سے پہلے مجھے ہر صورت یہ جگہ چھوڑنی ہے۔ وہ کیوں؟ بس میں آپ کو کسی بڑی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ بھی آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہے کہ آپ نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے خطرہ مول لے کر مجھے یہاں رکھا ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنا افسوس تمہیں بتا سکوں۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔